नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सागर भार्गव है। मैं एक कैटरैक्ट, ग्लॉकोमा और रिफ्रैक्टिव सर्जन हूँ। ग्लॉकोमा इस बीमारी का नाम सुनते से ही एक काफ़ी बड़ा सेटबैक लगता है। लेकिन यदि किसी को ग्लॉकोमा डायग्नोसिस होता है, तो उसे ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि इसके बाद क्या करें। यदि ग्लॉकोमा डायग्नोसिस हो जाता है, तो उसके बाद हम क्या स्टेप्स लें। सबसे पहले जानते हैं कि ये ग्लॉकोमा है क्या। काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं है कि ग्लॉकोमा होता क्या है। तो ग्लॉकोमा एक आँखों में ऑप्टिक नर्व की बीमारी है, जो आँख के प्रेशर बढ़ने से भी हो सकता है। और इस बीमारी को यदि ठीक समय पे ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए, तो ये हमारी जो आँख की नस है, इसको धीरे-धीरे कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण पहले हमारा साइड विज़न कम हो जाता है और फिर धीरे-धीरे हम लोगों का सेंटर विज़न कम हो जाता है। इसका डायग्नोसिस ठीक समय पे करना बहुत ज़रूरी है। और जब भी डायग्नोसिस हो जाता है, तब इसका जो ट्रीटमेंट होता है, ये इस कंडीशन को स्टेबलाइज़ करने के लिए किया जाता है, ताकि पेशेंट का विज़न हमेशा के लिए बना रहे। तो आइए जानते हैं कि एज अ पेशेंट आपको क्या क्या जानना चाहिए ग्लॉकोमा के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि क्या मेरा केस इस्टेब्लिश ग्लॉकोमा केस है या सस्पेक्ट ग्लॉकोमा केस है। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कि पेशेंट ग्लॉकोमा मेडिकेशन दे रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो ग्लॉकोमा पेशेंट है। तो कई बार डॉक्टर्स ग्लॉकोमा ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं किसी सस्पिशन के बेसिस पे। इसका मतलब होता है कि सिम्टम्स या साइंस इतने क्लियर नहीं है कि पेशेंट को पूरी तरह से ग्लॉकोमा लेबल किया जाए, लेकिन रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं कि शायद ग्लॉकोमा हो तो वो ट्रीटमेंट ना दें तो डिले हो जाए। तो वो लोग ऐसे केसेस को ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं और पेशेंट्स को डायग्नोसिस किया जाता है ग्लॉकोमा सस्पेक्ट। इस्टेब्लिश ग्लॉकोमा केस मतलब डॉक्टर के मन में कोई डाउट ही नहीं है कि पेशेंट को ग्लॉकोमा है। दोनों में यही डिफरेंस है कि ग्लॉकोमा सस्पेक्ट पेशेंट्स में आगे चल के यदि क्लिनिकल कंडीशन से क्लैरिटी मिल जाता है, तो ग्लॉकोमा का ड्रॉप बंद भी किया जाता है। जबकि एस्टैब्लिश ग्लॉकोमा केस में ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलता ही है, इसको बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जानकारी आपको देना होगा कि आपको कौन सा टाइप का ग्लॉकोमा है। ग्लॉकोमा का दो मेन टाइप्स होता है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लॉकोमा एंड प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा। यदि हम इंडिया की बात करें तो इन दोनों टाइप का जो इंसिडेंस है वो इक्वल है। मतलब यदि ग्लॉकोमा के 100 पेशेंट हैं, तो 50 को ओपन एंगल होगा और 50 को एंगल क्लोजर होगा। जबकि वेस्टर्न पॉपुलेशन में ये ऐसा नहीं है। वेस्टर्न पॉपुलेशन में ओपन एंगल ग्लॉकोमा ज़्यादा कॉमन है कंपेयर टू एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा। ऑलमोस्ट 80-20 आप प्रोपोर्शन रख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इन दोनों कंडीशंस को डायग्नोस करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा में जो ब्लाइंडनेस का रिस्क होता है, वो ओपन एंगल से काफ़ी ज़्यादा होता है। और उस टाइप में जो ट्रीटमेंट होता है और जो फॉलो अप प्रोटोकॉल होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसलिए ये जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है कि आपका कौन सा टाइप का ग्लॉकोमा है। नेक्स्ट चीज़ आपको जो समझना चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं और क्या इससे बेनिफिट मिल रहा है। सो इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं, वो एसेंशियली 3 रोल फुलफिल करते हैं। एक, वो डायग्नोसिस को एस्टैब्लिश करते हैं। दूसरा, वो एक बेसलाइन इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म फॉलोअप करके जब ये टेस्ट रिपीट किया जाता है, तो देखते हैं कि पैरामीटर्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो बेसलाइन इंफॉर्मेशन है उसके कंपैरिजन में। और तीसरा, ये हमें बताता है कि ग्लॉकोमा का सीवियरिटी कितना है, अर्ली स्टेज में है, मिड स्टेज में है या काफ़ी एडवांस स्टेज में है। ये जानना जरूरी है क्योंकि ट्रीटमेंट का जो इंटेंसिटी है वो वेरी करता है इन डिफरेंट स्टेजेस। सो इसमें जो जो सबसे तीन टेस्ट होते हैं, उसमें एक है विजुअल फील्ड एनालिसिस, जो एक पेरीमेट्री के द्वारा किया जाता है। ये एक सब्जेक्टिव टेस्ट है। इसे पेशेंट्स को इसमें पेशेंट का बहुत कंसंट्रेशन और कोऑपरेशन का जरूरत होता है। कई बार पहला टेस्ट में इसका जो रिपोर्ट होता है इतना रिलायबल नहीं होता है, तो इसको रिपीट भी करने का आवश्यकता होता है। ये टेस्ट इनफैक्ट ग्लॉकोमा डायग्नोसिस के बाद अगले 2 साल में कम से कम 4 से 6 बार किया जाता है। नेक्स्ट है ओसीटी, जो हमारे ऑप्टिक नर्व के जो नर्व फाइबर्स हैं, उसका जो थिकनेस है, उसका असेसमेंट करता है। ये टेस्ट भी रेगुलरली करना पड़ता है। और तीसरा है ऑप्टिक डिस्क फोटोग्राफी। इसमें बेसिकली ऑप्टिक नर्व जो जो वीक हो जाती है ग्लॉकोमा में,
जिस स्टेज में डायग्नोसिस हुआ है उस स्टेज में उसका अवस्था कैसा है वो जानने के लिए एक फोटोग्राफ लिया जाता है और उस फोटोग्राफ को फाइल में रख दिया जाता है फॉर फर्दर कंपैरिजंस। नाउ एक बार इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद पेशेंट्स का जो सिवियरिटी है ग्लाकोमा का वो पता चल जाता है। सिवियरिटी जानने के लिए आपको हम पहले एक नॉर्मल पेशेंट का पेरीमेट्री रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिएगा तो राइट साइड में जो ऊपर का एक फोटो बना हुआ है उसमें आप देखेंगे कि एक ही काला धब्बा है, बाकी पूरा सफ़ेद है। ये जो काला धब्बा है ये सब में होता है, नॉर्मल लोगों में भी होता है, इसका हम लोग ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। बट बाकी सारा एरिया क्लीन है, इसका मतलब है कि पेशेंट का विजुअल फील्ड जो साइड विजन है वो एकदम नॉर्मल है। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें देखेंगे कि आप उसी फोटोग्राफ में जो नीचे का हिस्सा है उसमें अब काले धब्बे आने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि नीचे का फील्ड ऑफ विजन अब खराब होने लग गया है, ये अर्ली डिफेक्ट है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो मॉडरेट डिफेक्ट, जो बीच वाला डिफेक्ट है उसमें देखेंगे कि ऊपर का पूरा हाफ जो फील्ड है वो पूरा का पूरा काला हो चुका है, इसका हम लोग मॉडरेट फील्ड डिफेक्ट बोलते हैं। और इससे और आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि पेशेंट का ऊपर का और नीचे का दोनों फील्ड्स काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है और सिर्फ सेंटर में एक छोटा सा सफ़ेद एरिया है। तो ये काफ़ी एडवांस स्टेज ऑफ ग्लाकोमा हो गया। तो इससे हमें बेसिकली पता चल जाता है कि पेशेंट किस स्टेज में आपके पास डायग्नोसिस हुआ है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, 3 चीज़ें होती हैं ट्रीटमेंट में। एक होता है मेडिसिन, जो सभी ग्लाकोमा पेशेंट्स में ड्रॉप्स देना ही पड़ता है। सेकेंड होता है लेज़र ट्रीटमेंट, जो प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा पेशेंट्स में फर्स्ट स्टेप में दिया जाता है। और कुछ रेयर केसेस में जहाँ मेडिसिन और लेज़र से इतना बात नहीं बन रहा है तो उन केसेस में सर्जरी करने का भी आवश्यकता होता है। इस ट्रीटमेंट के अलावा कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने का भी आवश्यकता पड़ता है ग्लाकोमा में। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आप पानी, जिसे हम लोग वाटर ड्रिंकिंग जो हमारा नॉर्मल हैबिट होता है उसमें एक बदलाव लाना पड़ेगा कि जो लोग ऑलमोस्ट 1-1.5 लीटर एक साथ पी लेते हैं पानी, वो चीज़ ग्लाकोमा पेशेंट्स में नहीं चलेगा। मैक्सिमम आप 2 ग्लास या 500 ml तक एक बार में पीजिएगा। टोटल वाटर इनटेक में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आप उसको पूरे पूरे दिन में अच्छे से डिवाइड करके पी सकते हैं। जिन पेशेंट्स को एडवांस ग्लाकोमा हो जाता है उनका साइड विजन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से कुछ कुछ टाइम में उन्हें डिफ़िकल्टी हो सकता है। जैसे कि पेशेंट्स जब सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं तो वो ठीक तरह से स्टेप्स को जज नहीं कर पाते हैं, या फिर क्राउडेड या बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में यदि जाते हैं या रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो उन लोगों को बहुत रिस्क होता है गिरने का या एक्सीडेंट होने का। सिमिलरली एडवांस फील्ड्स में पेशेंट को ड्राइविंग भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज कई बार जो सामने व्यक्ति होते हैं या कोई गाड़ी चला रहे हैं या चल रहे हैं वो यदि आपके ब्लाइंड फील्ड में आ जाते हैं तो आपको दिखेंगे नहीं और आप एक्सीडेंट कर सकते हैं। तो इस तरह का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना जरूरी हो जाता है इन केसेस में। थर्ड पॉइंट है कि आपको टोबैको किसी भी फॉर्म में नहीं लेना चाहिए ग्लाकोमा हो जाने के बाद, बिकॉज ये डायरेक्टली आपके ऑप्टिक नर्व को और वीक कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है कि कुछ योगासन्स ग्लाकोमा पेशेंट्स में नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल है शीर्षासन, सर्वांग आसन या कुछ और आसन जो अभी आप फोटोज देख रहे हैं। ये आसनास को नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसमें आँख का प्रेशर बढ़ जाता है करते समय। ग्लाकोमा में इसके अलावा आपको जनरल हेल्थ का भी ख्याल रखना होगा। डेली आप एक्सरसाइज भी करेंगे, ये भी बहुत यूज़फुल है, क्योंकि जनरल अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली आँखों का जो नर्स है वो भी मेंटेन रहेगा, उसका ब्लड सर्कुलेशन भी। तो डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कि आपका जो डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर है उसको एकदम अच्छे से कंट्रोल रखना होगा। स्पेशली हाइपरटेंशन पेशेंट्स में यदि वो रात को अपना मेडिसिन खाते हैं हाइपरटेंशन का, तो उन लोगों को सुबह में शिफ्ट कर जाना होगा अपने फिजिशियन से बात करके, क्योंकि रात का मेडिसिन के बाद ब्लड प्रेशर काफ़ी लो होने का चांस होता है और लो ब्लड प्रेशर में जो ऑप्टिक नर्व होता है उसका ब्लड सप्लाई और कम होने का चांस होता है, जिसकी वजह से ग्लाकोमा और प्रोग्रेस कर सकता है। डायबिटीज़ भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डायबिटीज़ से भी ब्लड सप्लाई का कमी हो जाता है, तो इसको भी कंट्रोल अच्छे से करना होगा। कुछ पेशेंट्स में स्नोरिंग का प्रॉब्लम होता है, खर्राटे पड़ते हैं रात में बहुत ज़्यादा। यदि खर्राटे का प्रॉब्लम है तो ऐसे पेशेंट्स को एक बार आप एक अच्छे पल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि इनको एक कंडीशन हो सकती है जिसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया डिसऑर्डर बोलते हैं, और इस कंडीशन से ग्लाकोमा का कनेक्शन होता है और चांसेस होता है कि यदि ये ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो ग्लाकोमा प्रोग्रेस हो सकता है। लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि फॉलोअप, ग्लाकोमा में लाइफ लॉन्ग फॉलोअप की जरूरत पड़ता है, और फॉलोअप का जो
इंटरवल है वो डिपेंड करता है पेशेंट का सीवियरिटी ऑफ ग्लोकोमा पे और पेशेंट का मेडिसिन का रिस्पॉन्स पे। तो एटलीस्ट फर्स्ट जो फॉलोअप होता है वो तो 4 से 6 सप्ताह के बीच में ही हो जाता है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन यदि सब स्टेबल हो जाता है तो हर 3 से 4 महीने में एक चेकअप करना पड़ता है। पहले 2 साल में जैसे मैंने बताया 4 से 6 बार विजुअल फील्ड टेस्टिंग करना पड़ता है और साल में उसके बाद सब स्टेबल होने के बाद साल में एक बार तो एटलीस्ट पेरीमेट्री करना ही पड़ता है। ओसीटी का टेस्ट भी साल में एक बार रिपीट होता है। तो इस तरह से टेस्ट का बहुत ज़्यादा वैल्यू है ग्लोकोमा में। प्लस बहुत वैल्यू है कि आपका फॉलोअप बहुत रेगुलर रहे ताकि आपके आई के आपका जो ग्लोकोमा का कंडीशन है वो स्टेबिलिटी जज करने में बहुत सुविधा होता है फॉलोअप रेगुलर फॉलोअप करने से। इस तरह से ये शॉर्ट वीडियो था जिससे कि आपको थोड़ा सा जानकारी देने का कोशिश किया कि एक बार आपको ग्लोकोमा डायग्नोस हो जाए तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाने से आपको ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट फॉलो करने में बहुत आसानी होगा एंड आप एक मैनेजमेंट में एक्टिव रोल निभा सकते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग।